आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और मेरे चैनल में। मैं पिछले 5-6 सालों से शेयर बाज़ार में हूँ और मेरे बहुत से फ्रेंड्स शेयर बाज़ार में कुछ उत्सुकता रखते हैं और जानना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार क्या चीज़ होता है। वो पहले तो इसका बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। हालांकि मुझे मालूम है कि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे से वीडियो हैं इस टॉपिक पर बहुत सारे इससे बहुत बेहतरीन वीडियो हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें मुझसे जानना था, ये एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे कहा भी था कि आप वहाँ पे देख लीजिए, लेकिन मैं हालांकि क्योंकि उनसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट रहता हूँ और उन्हें मालूम है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो मुझसे ही जानना चाहते थे। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर या वीडियो एडिटर ये सब स्किल मुझे नहीं आती। मैंने केवल उनके वो आदेश के हिसाब से एक वीडियो सीरीज करने की कोशिश की है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि शेयर बाज़ार क्या चीज़ है और कैसे किया जाता है। कैसे से मेरा मतलब है कि वही बेसिक बातें, बहुत हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उनको एक पर्सपेक्टिव ही देना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसके सभी बेसिक बातों को और इसके सिस्टम को जो जानना ज़रूरी है एक रिटेल आदमी को या एक जनरल आदमी को, वो बता सकूं। मैंने इस सीरीज में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि शेयर क्या चीज़ होते हैं और शेयर बाज़ार क्या चीज़ होता है। इस वीडियो में मेन टॉपिक ये रहेगा कि जो शेयर बाज़ार है, हम उस बाज़ार में क्या चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। हम यहाँ पे दो ही काम कर सकते हैं बाज़ार में, या तो खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। शेयर बाज़ार में मैंने ये भी बताया था कि शेयर क्या चीज़ होते हैं और शेयर खरीदते या बेचे जाते हैं। अब आप कहेंगे, जब मैंने पहले ही बता दिया शेयर क्या चीज़ होते हैं और शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, तो इसमें फिर और क्या बताने लायक बात है। तो बताने लायक बात इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इसके और भी कंपोनेंट होते हैं जो इस बाज़ार में खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर के अलावा यहाँ पे उनके डेरिवेटिव्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, मैं उसका एक बेसिक डेफिनेशन दूंगा। हालांकि ये थोड़ा बड़ी टॉपिक है, इस पर अलग से कुछ वीडियो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा शेयर बाज़ार से मिलता जुलता एक और बाज़ार है कमोडिटी मार्केट, जो MCX रन करवाती है इंडिया में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ कंपनियों के शेयर्स, कंपनी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कमोडिटी भी ट्रेड होते हैं। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा कि कमोडिटी क्या चीज़ होती है। इसके अलावा करेंसी ट्रेड होते हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में एक एक कर डिटेल में जानते हैं। मैं शेयर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर पे चर्चा किया था। एक बार फिर अगर ओवरव्यू के तौर पे, शेयर यानी कंपनियों का वो हिस्सा जो आप खरीद या बेच सकते हैं किसी दूसरे खरीदार, या अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिकवार या सेलर से। अब बात आती है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं से निकला हुआ। डेरिवेटिव शब्द का मतलब समझना ज़रूरी है। हालांकि डेरिवेटिव का हिंदी होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब किसी चीज़ का निकला हुआ, किसी चीज़ से बनाया गया कोई दूसरा चीज़ या उसका दूसरा रूप। जैसे दूध का डेरिवेटिव हो गया दही, उसका डेरिवेटिव हो गया घी, पनीर या दूध का पनीर, ये सब टाइप का चीज़। वैसे कंपनी स्टॉक्स का डेरिवेटिव्स हो गए, उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है एक डेरिवेटिव, और दूसरा डेरिवेटिव होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस जनरली कहा जाता है।
ऑप्शन खरीदे या बेचे जाते हैं। फिर फ्यूचर्स भी खरीदे और बेचे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, इंडेक्स यहाँ पे तमाम ट्रेड होते हैं। इंडेक्स जैसे आपने सेंसेक्स सुना होगा, और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 और इन सब टाइप के इंडेक्स, जनरली 5 इंडेक्स हैं वो ट्रेड होते हैं। उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सीधे डायरेक्टली ये डेरिवेटिव्स और इंडेक्स के डेरिवेटिव, इंडेक्स के स्पेशली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ऑप्शन बायर बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत तरीका है लोगों का इस मार्केट में एंटर होने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और एकदम शुरुआत करने के लिए एकदम बकवास इंस्ट्रूमेंट है ये। तो चलिए अपने टॉपिक पर एक बार फिर चलते हैं कि व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए आप किसी एक कंपनी का स्टॉक ना खरीद कर एक कंपनी का फ्यूचर्स खरीदते हैं। फ्यूचर्स यानी भविष्य। तो इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक यहाँ पे इंडिया में स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स में नहीं, जो कुछ चुनिंदा बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े कंपनियों के स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से कि 160 या 165 ऐसे कुछ 5000 कंपनियों में से 165 स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं बड़े कंपनी स्टॉक्स जिन पे डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उस पे उस एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक लिखा पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। बस आप ट्रेडिंग ऐप खोलेंगे, उसमें आप उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम डालेंगे, कंपनी का नाम, जैसे रिलायंस, और रिलायंस फ्यूचर मार्च महीने का फ्यूचर, अप्रैल, ये लिख देंगे तो उसका फ्यूचर आ जाएगा। इसके बाद आप वहीं खरीद लेंगे और बेच भी सकते हैं। इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज में हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कोई कागज़ में लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता। मान लीजिए आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो वो आप खरीदना बेचना जानते हैं, सिंपल है। फिर फ्यूचर्स में भी जो इसकी एक लिमिट डेट होती है, मान लीजिए आप नवंबर महीने का फ्यूचर रिलायंस का खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिससे खरीदते हैं उसने आपको ये वादा किया है कि अगले महीने के इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट से पहले, हालांकि फिर से बताना चाहूँगा इसमें कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये आपकी वॉच लिस्ट में जो रहता है इंस्ट्रूमेंट, एक लिस्ट होती है, आप वहीं से 2 बटन दबा के खरीद और बेच सकते हैं, बस इतना ही होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो आखिरी डेट होगा उससे पहले आपको उसके डिलीवर करना है, इसलिए उसको फ्यूचर में डिलीवर करना, इसलिए इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक लॉट साइज फिक्स होता है कि आप इतने शेयर्स का फ्यूचर खरीद और बेच सकते हैं। फ्यूचर्स का प्राइस स्टॉक के प्राइस के बिल्कुल बराबर होता है, थोड़ा मोड़ा फ़र्क हो सकता है 10 पैसे 5 पैसे का, लेकिन लगभग बराबर ही ये दोनों चलते हैं, क्योंकि आपको डिलीवर शेयर ही करना है। इसके बीच में अगर आपको किसी अपने का ट्रांसफ़र करने का मन हो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बेच सकते हैं। तो जनरली लोग शेयर खरीदने के लिए इसका यूज़ नहीं करते, बल्कि लॉट साइज में या बड़े पैमाने पर शेयर खरीदने में, क्योंकि यहाँ पे एक लॉट खरीदने का मतलब है रिलायंस का 250 शेयर, उसका 250 लॉट है, एक लॉट में 250 शेयर, तो आप उस भाव पे खरीद सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये भी होता है क्योंकि आपको शेयर डिलीवर महीने के आखिर में करना है, बीच में आपको इसमें एक लीवरेज मिल जाता है, मतलब कि अगर लगभग अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो मान के चलिए आप 60 रुपये या 100 रुपये ऐसे कुछ करके, 100 रुपये तो नहीं, जनरली 60 या 70 रुपये स्टॉक फ्यूचर्स में लीवरेज मिलते हैं, तो लोग इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं और उनका प्राइस भी स्टॉक के प्राइस के हिसाब से मूव करता है। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपके लिए ये रिस्की होगा, क्योंकि आपको इसमें इकट्ठे बड़े पैमाने पर सौदे या शेयर खरीदने होंगे। हालांकि इसमें आपको शेयर डीमैट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको शेयर अभी मिले नहीं हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं।
हालांकि लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं होता, वे केवल इसको एक शेयर खरीदने का जरिया बनाते हैं। इसमें एक एडवांटेज और होता है, इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं लोग, पहले ही खरीद कर बाद में भी बेच सकते हैं। पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे किसी को, लेट से वो बेचेंगे, इसके बाद बेच रहे हैं मतलब ये अगली पार्टी को वादा कर रहे हैं कि इस महीने के आखिरी तक ये इनको डिलीवर करेंगे उसी भाव पे। अब मार्केट टूट गया अगर, तो उनको ये सस्ते में मिल जाएगा। तो ये इन्होंने ऊपर बेचा और नीचे खरीदा, या नीचे खरीद के ऊपर बेचा, दोनों का गैप, वही जो गैप होगा इनका प्रॉफिट होगा। जब बाजार गिरेगा तो ये शेयर ट्रेड करके पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसमें जो सेबी अलाउ करता है इंडिया में, अगर आप जब प्योर स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको उसी दिन के अंदर आपका वो सौदा पूरा करना होगा। हालांकि शॉर्ट सेलिंग आप डिटेल में जान सकते हैं यूट्यूब पे जाके, या मैं आगे बताऊंगा। हालांकि इतना जानना भी बहुत है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो लोग इसलिए भी फ्यूचर्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें महीने के आखिरी तक आप होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग को भी, जबकि प्योर स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग को आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, आपको उसी दिन पूरा करना होगा। तो लोग इसलिए भी फ्यूचर्स का यूज करते हैं, पहला लीवरेज, दूसरा शॉर्ट सेलिंग, और तीसरा इसमें इकट्ठे उनको आसानी से सौदे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपेज के बगैर। स्लिपेज मतलब जैसे बेचने वाला आपको कुछ पैसे ज़्यादा मांगेगा, तो वो सब इसमें इसमें इकट्ठे अगर आपको कोई दे रहा है तो आप इकट्ठा थोड़ा ज़्यादा में मैनेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और इसका जो दूसरा डेरिवेटिव्स है उसे ऑप्शन कहेंगे। ऑप्शन एक इंश्योरेंस के तरीके से होता है। हालांकि फिर से मैं ये कहूँगा, इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी होती किसी कॉन्ट्रैक्ट पे। आपके वॉच लिस्ट में आप सर्च करेंगे और ख़रीद लेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। केवल उसको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है ताकि आप उसे सही से हैंडल कर सकें। ऑप्शन मार्केट में भी दूसरे मार्केट्स की तरह दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर। दूसरे सेलर्स और बायर्स और ऑप्शन के सेलर और बायर में डिफरेंस ये होता है कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस बायर की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि ये शेयर बाजार है तो यहाँ पे शेयरों का इंश्योरेंस टाइप का एक समझिए, उस एनालॉजी से समझना ज़्यादा आसान होगा। और वो जो बेचते और ख़रीदते हैं वो कॉल ऑप्शन खरीदते या बेचते हैं, और वहीं उसके विपरीत पुट ऑप्शन खरीदते और बेचते हैं। आप इसकी उपयोगिता को जब तक नहीं समझेंगे, या इसके यूज को आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक ये समझना थोड़ा कन्फ्यूजन, ये टर्म थोड़ा कन्फ्यूज आपको करेंगे। मान लीजिए आपने रिलायंस को 2500 के भाव पे आपने शेयर खरीदा है, उसका आपके डीमेट में है। जो आपको अगर डर है हालांकि लोग इसे इसलिए नहीं खरीदते हैं, वो इसे स्पेकुलेटिव एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। माने कि वो इसी को ख़रीदते हैं और इसमें ग्रोथ होने पर बेचने के जाना चाहते हैं। लेकिन जो इसका एक पर्पज़ है, फॉर्मल पर्पज़, उसे जानना ज़रूरी है, वही बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपने 2500 में रिलायंस का शेयर खरीदा और आप उस पर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, कि इंश्योरेंस आदमी तब खरीदता है जब उससे नुकसान होने का डर है। आपका नुकसान अगर रिलायंस का शेयर गिर जाएगा तो होगा। तो आप, हालांकि यहाँ कंपनी टाइप का कोई नहीं होता, वो इंडिविजुअल ही या ट्रेडर्स ही सेल करते हैं। कोई ट्रेडर खरीदता है जिसको ज़रूरत होती है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो आप एक ऑप्शन खरीदेंगे
जिसमें जो ऑप्शन सेलर्स होगा उसे ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। वो आपसे ये वादा करेगा कि भले ही प्राइस गिर के कितना भी नीचे चला जाए, वो आपसे उसी प्राइस पे खरीदेगा आपका शेयर, जिस प्राइस पे आप दोनों में वो डील हुआ है या जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने तय किया है ये सौदा। स्ट्राइक प्राइस एक्सचेंज द्वारा कुछ कुछ लिमिट दी जाती है। अगर 2500 पे है तो 2520 या 2500 या फिर 2480 या इस टाइप का एक स्ट्राइक प्राइस रखी जाती है। आप फिर 2505 या 2510 इस टाइप का नहीं कर सकते। तो जो सबसे करीब का होगा या जिसमें आदमी का पर्सपेक्टिव ठीक रहेगा या जो चाहेगा उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेगा। हालांकि इसमें कोई वैसी लिखा पढ़ी नहीं करनी होती। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके वो ट्रेडिंग ऐप में एक सर्च करेंगे आप, उसको लिख के कि रिलायंस इनका काल इतने का स्ट्राइक प्राइस का, उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं जिस पे डील होना तय होता है। तो अगर उससे नीचे चला जाता है तो जिसने राइट किया है, जिसने बेचा है, उसको आपका उतना शेयर, यही लाट साइज के हिसाब से जो फ्यूचर्स का लाट होता है वही ऑप्शन का भी लाट होता है, माने कि उतने शेयर में काम होगा तो वो उसको उतना शेयर खरीदना पड़ेगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये मार्केट डाउन चला गया लेकिन आपको ये पावर है क्योंकि आपने खरीदा था इंश्योरेंस या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, पुट ऑप्शन खरीदा था। कॉल और पुट क्या होते हैं आगे बताऊंगा। तो आपको ये राइट है कि जिसने बेचा था वो आपका शेयर खरीदे, और ये डील ऑटोमेटिक एक्सचेंज डन कर देता है, उनके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सेलर को क्या मिलता होगा। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है और अधिकतर टाइम आपका गाड़ी या जिसमें आपने इंश्योरेंस लिया है ख़राब नहीं होता और वो प्रीमियम वर्थलेस हो जाता है, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट मंथली बेसिस पे होते हैं। तो अगर मंथ के बाद मान लीजिए आपने 2500 पे ख़रीदा शेयर और 2400 पे आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदा, पुट ऑप्शन को 40 रुपये पे, तो ये जो 40 रुपये होगा वो प्रीमियम होगा। प्रीमियम जैसे इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है, क्योंकि वो रिस्क उठा रहा है तो उसको भी उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए ना, नहीं तो वो रिस्क क्यों उठाएगा, क्यों वो कहेगा कि आपसे वो नीचे पे शेयर खरीदेगा, नीचे के भाव पे मिल रहे शेयर आपसे ऊंचे के भाव पे, ऊंचे भाव पे खरीदेगा। दोनों की ज़रूरत है, वो ये रिस्क ले रहा है, उसके बदले वो प्रीमियम ले रहा है, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि अधिकतर टाइम ऐसा नहीं होगा कि बाज़ार एकदम से टूट जाएगा। हालांकि बीच में वो भी निकल सकता है और आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं किसी दूसरे को। और मान लीजिए आपको डर है कि आप किसी शेयर को ख़रीदना चाहते हैं और उसका भाव बहुत तेज़ी से भाग गया, तो उसके लिए मान लीजिए आप कोई और अच्छा सौदे की तलाश में तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा अच्छा सौदा मिला, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उससे अच्छा सौदा देखूं इस बीच, अगर इस सौदे में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, यानी कुछ ऊंचे भाव पे ना चला जाए, ताकि मुझे अगर दूसरा सौदा ना मिले तो इससे ख़रीदना हो तो मुझे ऊंचे भाव पे ना ख़रीदना हो। तब आप फिर मान लीजिए 2500 पे है तो 2500 पे आप एक कॉल ऑप्शन जो है कि ख़रीद सकते हैं, जिसमें बेचने वाला आपसे कहेगा कि बाज़ार कितना भी ऊपर जाए आप उस भाव पे ख़रीद सकते हैं 2500 पे ही। अब फिर वही उसका प्रीमियम का चक्कर है, वो प्रीमियम लेगा। अगर बाज़ार नीचे जाता है तो सेलर का फ़ायदा, ऊपर जाता है तो आपका फ़ायदा। कॉल और पुट क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉल माने बुलाना और पुट माने थोपना या रखना। थोपने का मतलब ये हुआ कि जो आप ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं तो आप प्रीमियम दे रहे हैं, इसलिए आपके पास कुछ ज़्यादा अधिकार होंगे ऑप्शन सेलर के ऊपर, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। बाय अगर कॉल ऑप्शन खरीदा है आपने तब भी आपके पास पावर होंगे, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। तो आप क्या बुलाएंगे, शेयर बुलाएंगे और क्या। अगर प्राइस ऊपर गई तो
आपने नीचे के भाव वाला शेयर नीचे के भाव पे शेयर खरीदेंगे जिसमें आपका वो ऑप्शन का डील हुआ था स्ट्राइक प्राइस का। पुट वाले केस में अगर आप बाज़ार बहुत नीचे चला जाता है शेयर मार्केट, तो आप ऊंचे भाव पे बेच सकते हैं, क्योंकि उसने पुट ऑप्शन बेचा, आपने पुट खरीदा है, मतलब कि आप पुट करने का पावर है आपके पास। और कॉल ऑप्शन में आपके पास कॉल करने का पावर है, यानी स्टॉक खरीदने का पावर है। तो ये हो गया ऑप्शन मार्केट। और यही सिस्टम करेंसी पर भी लागू होता है। करेंसी जैसे कि जिसे फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। इंडिया में 4 करेंसी ट्रेड होते हैं। करेंसी का मतलब है कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी का यूज करके दूसरे करेंसी को खरीदना, यानी करेंसी करेंसी का मार्केट अलग है, मतलब करेंसी का मार्केट है। करेंसी से करेंसी खरीदी जाती है, करेंसी दूसरे करेंसी के बदले बेची जाती है। अब जैसे USD INR, JPY INR, JPY INR और GBP INR और यूरो INR, ये 4 पेयर इंडिया में ट्रेड होते हैं। इसे NSE का एक दूसरा प्रभाग है, वो ट्रेड करवाता है। BSE भी ट्रेड करवाता है, लेकिन अधिकतर लोग NSE के मार्केट में ज़्यादा जाते हैं इसमें ट्रेड करने के लिए। करेंसी में जो ये पेयर होते हैं कि अगर आप रुपए के बदले डॉलर खरीदते हैं, US डॉलर, तो आपको 83 रुपये देने होंगे $1 खरीदने के लिए। फिर अगर डॉलर का दाम थोड़ा बढ़ जाता है 84 रुपये, तो आपका वही ₹1 खरीदना होगा। तो ₹1 का प्रॉफिट होगा। उसमें भी लॉट साइज होते हैं, हज़ार हज़ार के लॉट होते हैं। तो अगर उसमें ₹1 बढ़ते हैं तो आपको वही एक लॉट पे जनरली ₹2000 के लगते हैं खरीदने में एक लॉट को। यहाँ पे लीवरेज अधिक होता है, लगभग 10-10 गुना। मान के चलिए अगर आप खरीदते हैं तो 1000 USD खरीदते हैं, उसका लॉट 1000 होता है। ₹1 बढ़ा तो आपको सीधे एक लॉट पे 1000 का फ़ायदा होगा। एक लॉट खरीदने में जो मार्जिन लगता है हमारा, वो 2000 लगता है। तो इस तरीके का एक करेंसी का मार्केट भी हो गया। अब करेंसी मार्केट का भी फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो हम इंडिया के करेंसी मार्केट को देखें तो यहाँ पे हम ओरिजिनली कोई डॉलर नहीं खरीद रहे होते हैं, हमारे खाते में कोई डॉलर नहीं जमा हो जाते $1000। हम उसका फ्यूचर और ऑप्शन खरीद रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो दूसरा था, लेकिन लोग इसे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। तो हालांकि शेयर में तो उसका जो बेसिक फंक्शन था उसका यूज हो जाता है, लोगों का केवल पर्सपेक्टिव है ट्रेड करने का। लेकिन करेंसी मार्केट में आपका ऐसा नहीं होगा, आप केवल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही यूज कर पाएंगे। कॉल और पुट का भी यही सिस्टम है। वहाँ पे आप हकीकत में USD डॉलर नहीं देने होंगे, जो आपका एक माना हुआ जो प्रॉफिट और लॉस होगा उस कैलकुलेशन के हिसाब से। मान लीजिए आपसे कोई हकीकत में नहीं कहेगा कि आप पुट खरीदा है तो मुझको वो डॉलर ला के दीजिए, लेकिन जो उसके अगर आप देते तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता वही कैलकुलेट होके आपके खाते में आ जाएगा। तीसरा जो एक और मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। कमोडिटी मतलब कोई चीज़ जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और जिंक, मेंथा ऑयल, और यही सब कुछ मेन कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया में ट्रेड होती हैं। उनका भी फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे करेंसी का होता है। उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन ट्रेड नहीं होते, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। अब इसमें भी आपको किसी को सोना या चांदी डिलीवर नहीं करना होता है। हालांकि सोना और चांदी आप मंगा सकते हैं एक पैसे देके, उसका एक टेंडर पीरियड होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उसके बाद वो आपके पास भेज दिया जाएगा। लेकिन बाकी और कमोडिटी, रियल कमोडिटी आप नहीं खरीद सकते। हालांकि सोना और चांदी को आप मंगा सकते हैं अगर आप मंगाना चाहें। ये भी एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको सोना उनको डिलीवर करना होगा। हालांकि अगर हकीकत में डिलीवर करना होता तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका नफ़ा और नुकसान इसमें ऐड कर दिया जाता। तो ये थी कुछ
ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। आशा करता हूँ इसमें कई चीज़ों की जानकारी एक ही वीडियो में दिया। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, लेकिन आशा करता हूँ आप को समझ में आई होगी। बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी दूसरे वीडियो में और भी बातें जानेंगे।